4। बैरागी की वो शानदार कोठी साउथ पटेल नगर में स्थित थी। करीबन दर्जन भर रिपोर्टर कोठी के आयरन गेट खोलकर अंदर घुस गए थे और राहदारी दोनों तरफ मौजूद खूबसूरत लान में बिखरे हुए थे। कुछ रिपोर्टरों के कंधों पर वीडियो कैमरे भी लगे थे। उन्होंने काफ़ी शोरगुल मचा रखा था। गेट पर तैनात दरबान उन्हें बड़ी मुश्किल से पोर्च की तरफ बढ़ने से रोकने की कामयाब कोशिश कर रहा था। तभी कोठी का मेन गेट खुला। पहले बैरागी और फिर राजेश खन्ना नजर आया। बेसब्रे रिपोर्टर दरबानों को धकेल कर तेजी से बैरागी की तरफ लपके और उसे चारों तरफ से घेर लिया। क्या ये सच है कि आप चित्रकारी की दुनिया से संन्यास लेने जा रहे हैं? किसी अखबार वाले ने सवाल दागा। कहीं अपनी उम्र के लिहाज से तो आपने ये फैसला नहीं लिया? किसी टीवी के चैनल के रिपोर्टर ने पूछा। 2500 तस्वीरें पूरे करने का लक्ष्य ही आपने क्यों बनाया? आप इससे कम या ज़्यादा भी बना सकते थे, एक अन्य आवाज़ ने पूछा। इस लक्ष्य को की कोई ख़ास वजह है क्या? क्या ये सच है कि अब आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं? अब आप केवल 6 चित्र ही और बनाएंगे? क्या वे 6 तस्वीरें किसी खास नज़ारे की होंगी या फिर किन्हीं खास लोगों की? एक और पत्रकार ने बात आगे बढ़ाई। अपनी मौजूदा मुकाम और शरीर को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि यह फैसला आपने जल्दबाजी में लिया है? क्या आपको ज़रा भी एहसास है कि आप इस फैसले से आपके चाहने वालों का दिल डूब जाएगा? सवालों की बौछार रोकने के लिए अंततः सदाशिव बैरागी को आश्वासन की मुद्रा में अपने दोनों हाथ खड़े कर देने पड़े। शोरगुल के साथ साथ सवालों की बौछार भी रुक गई। सारे रिपोर्टर बैरागी के बोलने का इंतज़ार करने लगे। साहिबान, बैरागी तनिक ऊंचे स्वर में बोला, आप सारे सवालों को माकूल जवाब मिल जाएंगे। एक क्षण ठहर कर वह पुनः बोला, और ऐसा तब होगा जब मैं शहर के सारे अखबारों के खिलाफ कोर्ट में दावा करूंगा। रिपोर्टर में भीड़ में पल भर के लिए सन्नाटा सा खिंच गया। मगर क्यों? फिर भीड़ में से कोई बोला। क्यों आप कोर्ट में दावा करेंगे? क्यों आप कोर्ट में दावा करेंगे? दूसरा बोला। अखबार वालों ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है? ऐसा गुनाह किया है, बैरागी गर्जा, जो हरगिज़ भी माफ़ी के काबिल नहीं। पैसा कमाना कोई गुनाह नहीं, अखबार निकालना कोई गुनाह नहीं, लेकिन मीडिया के ज़रिए किसी आर्टिस्ट के बारे में इतनी गंभीर अफवाह फैलाना बहुत बड़ा गुनाह है। रिपोर्टर के बीच सनसनी खींच गई। सभी हकबकाए से एक दूसरे को चेहरा ताकने लगे। ये बात सिरे से झूठ नहीं हो सकती, एक रिपोर्टर पुनः बोला। कोरी बकवास नहीं हो सकती। अखबार को विश्वसनीय सूत्रों के हवाले ये खबर मिली थी। बाबा साहब किसी और ने कहा उन विश्वसनीय सूत्रों को मेरे सामने पेश किया जाए। बैरागी दहाड़ा। वो टेप, वो रिकॉर्डर मुझे फ़ौरन दिखाया जाए। ये बताया हो कि बैरागी संन्यास लेने जा रहा है। एक बार फिर चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई। इस अफवाह पर कोई ज़्यादा कुछ भी कह कर मुझे अपना तमाशा बनने का शौक़ हरगिज़ नहीं है, बैरागी बोला। बस इतना समझ लीजिए कि एक कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता। कलाकार और कला के बीच में ठीक वही रिश्ता है जो सांसों का और जिस्म से, आत्मा का परमात्मा से और पतंग का दीपक से होता है। पत्रकारों की तरफ से पैना सन्नाटा छा रहा है। जब तक मेरी आंखें और मेरा जिस्म काम कर रहे हैं, मैं रंगों की दुनिया में डूबा रहना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक तस्वीरें बनाता रहूँगा और बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करना। इतना कहने के बाद रिपोर्टर को कुछ भी पूछने का मौका दिए बगैर बैरागी घुमा और तेज़ी से अपनी कोठी में दाखिल हो गया। उसके पीछे अंदर आकर राजेश ने दरवाज़ा बंद कर लिया। रिपोर्टर की भीड़ छटने लगी। उनका मकसद जो पूरा हो चुका था, मगर उनमें से किसी को भी, यहाँ तक कि राजेश को भी, बैरागी के अंदर मचलने वाले द्वंद्व का इल्म तक नहीं था। उस बैरागी के जो उस वक्त बहुत ही नाजुक दिमागी हालात से गुजर रहा था, तेज से कदमों से चलता हुआ वो सीधे अपने स्टूडियो में पहुंचा और अंदर से दरवाज़ा बंद करके चिटकनी चढ़ा ली। उसके चेहरे पर एक खामोश तूफान धीरे धीरे अंगड़ाइयाँ लेने लगा था। कौड़ियों सी चमकीली सुर्ख आँखों में सोचों के अधड़ उमड़ने लगे थे। कई पल तक यूं ही खामोशी से खड़ा वो अपने कंधों तक लटकते बालों पर हाथ फिराता रहा। फिर छोटे छोटे
डग भरता हुआ ईजल के नज़दीक पहुंचा। वहां जहां कैनवस पर उसकी ताज़ी बनाई हुई युवा लड़की की खूबसूरत तस्वीर लगी थी, वो तस्वीर के मुस्कुराते चेहरे पर यूं हौले हौले हाथ फिराने लगा जैसे किसी जीते जागते जिस्म को सहला रहा है। देखा तूने? वो भर्राए हुए कंठ से बोला। शंखनाद ने एक ही झटके में क्या गुल खिलाया। कितनी ज़ोर से बजा है ये, सारा शहर हिल गया। मैंने कहा था ना कि जालिम से उसके हर जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। एकाएक उसकी आंखों में फिर शोले धड़क उठे। ऐसा ही शंखनाद करती उन हरामजादों की मौत उनके सिरों पर पहुंचने वाली। ज़माने में दम है तो इस शंखनाद को रोक कर दिखाएं। सीन 5। बलदेव राज भाटिया ने पट से अपनी आंखें खोल दी। नींद की खुमारी पलक झपकते हवा हो गई। कान चौकन्ने होकर खरगोश की कानों की मानिंद खड़े हो गए, मगर आहट फिर सुनाई नहीं दी। भाटिया को पक्का यकीन था कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। कई पलों तक यूं ही खामोश लेटा वह पुनः किसी आहट के उभरने का इंतज़ार करता रहा। जब काफ़ी देर तक कुछ न हुआ तो हाव भाव में खुद ब खुद तनिक ढीलापन आ गया, किंतु अंदर से वह किसी भी हालत का सामना करने के लिए खुद ही को पूरी तरह तैयार कर चुका था। अपनी कलाई पर बसी रेडियम की डायल वाली कीमती रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। रात का 1 बजने वाला था। सिर थोड़ा ऊंचा करके उसने अपनी चौकन्नी निगाह बड़ी सतर्कता से समूचे कमरे में फिराई। कहीं कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ सामान्य था। सभी खिड़की दरवाजे मजबूती से बंद थे। फुटलाइट का हल्का सा प्रकाश सारे कमरे में फैला हुआ था। भाटिया ने अपने तकिए के नीचे रखा रिवॉल्वर थपथपाया। रिवॉल्वर के एहसास मात्र से उसे काफ़ी तसल्ली हुई। चल की आवाज़ अब जाकर पुनः गूंजी। वो पूरी तरह उछल पड़ा। बेहद फुर्ती से उठकर वो खड़ा होना चाहा, लेकिन पता नहीं किस प्रेरणा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हालांकि उसने तकिए के नीचे रखा रिवॉल्वर अपने काबू में ज़रूर कर लिया था। वो पहले की तरह पुनः बिस्तर के हवाले हो गया और रिवॉल्वर को चादर के नीचे छिपा लिया। बेहद चौकन्नी निगाहों से आवाज़ की दिशा में देखा। बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़की की एक पट हल्की सी चरमराहट के साथ खुल रहा था और फिर एक साया बेहद दबे पांव अंदर उतरा। बाल बराबर भी आहट नहीं हुई। जाहिर था कि उसने अपने पैरों में क्रैप्सोल के जूते पहन रखे थे। कुछ देर तक वह जहाँ का तहाँ खड़ा बेहद सतर्क निगाहों से कमरे का जायज़ा लेता रहा। फिर निगाह किंग साइज डबल बेड पर लेटे पड़े भाटिया पर जाकर ठहर गई। वो बेहद सावधानी से आगे बढ़ा। भाटिया फौरन खुद को पूरी तरह गहरी नींद के हवाले दिखाने की कामयाब कोशिश करने लगा। बिल्ली के मानिंद दबे पाँव चलता सा धीरे धीरे भाटिया के पेट के करीब पहुंचा। पलकों के बीच छिड़ी बनाए भाटिया साई की एक एक हरकत को देख रहा था। वो उसके हाथ में मौजूद रिवॉल्वर को भी देख रहा था, उसकी नाल पर लगे साइलेंसर को भी। अब शक की ज़रा भी गुंजाइश नहीं रह गई कि वह रहस्यमय शख्स भाटिया की जान लेने के इरादे से ही कमरे में घुसा था। साई ने रिवॉल्वर कर भाटिया के सीने की तरफ किया। धाएं वातावरण में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। साई के हाथ से निकलकर रिवॉल्वर कहीं दूर जा गिरा। साथ ही उसके हल्के से एक मान तक चीख भी उबल पड़ी। दूसरे ही पल कट की हल्की सी आवाज़ के साथ कमरा ट्यूबलाइट के दुनिया प्रकाश से भर गया। स्विच बोर्ड के नज़दीक खड़े भाटिया ने देखा हमलावर बड़ी ही खौफनाक सूरत वाला एक कद्दावर शख्स था। गोली ने उसकी कलाई तोड़ दी थी। उसे उसने अपने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। बहने वाला खून उसकी दोनों कलाइयों की रगने के बाद फर्श पर बिछे कालीन को भिगोने लगा था। उसके काले भयंकर चेहरे पर दहशत, पीड़ा और विस्मय के मिले जुले भाव थे। वह अविश्वास से आंखें फाड़े कभी भाटिया को देख रहा था तो कभी अपने खून से सनी जख्मी कलाई को। भाटिया ने अपने दिमाग पर जोर डालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि आज से पहले उसने कभी इस शख्स को देखा था। उसकी निगाहें जैसी खाले भुजंग हमलावर से मिली। भाटिया बेहद जहर भरे अंदाज में मुस्कुराया। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से भड़ाया जाने लगा। फाइनल इन्वेस्टिगेशन। राजधानी की एक फेमस डिटेक्टिव एजेंसी, उसका ऑफिस श्रीनिवासपुरी की एक मल्टी स्टोर कमर्शियल बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर स्थित था।
उसके संचालक को पंडारी के नाम से जाना जाता था। 50 वर्षीय पंडारी बलिष्ठ शरीर का मालिक था। वो अभी अपने किसी क्लाइंट से फ़ोन पर बात करके निपटा ही था कि चेंबर का दरवाज़ा धकेल कर ध्रुव प्रताप अंदर दाखिल हुआ। ध्रुव प्रताप फाइन इन्वेस्टिगेशन का एक जासूस था। पंडारी भी उसकी काबिलियत का लोहा मानता था। बस एक ही कमी थी ध्रुव में, यह कि जब वो बोलना चालू करता तो बोलता ही चला जाता था। उसी हाथ में एक फाइल थी। आओ ध्रुव, बैठो। शुक्रिया। पंडारी के सामने मेज़ के इस तरह पड़ी 3 में से एक विजिटर चेयर पर बैठने के बाद ध्रुव प्रताप बोला। अपने हाथ में पकड़ी फाइल उसने मेज पर रख दी थी। कैसे आना हुआ? पंडारी ने पूछा। इस फाइल की वजह से। किसकी फाइल है? जवाहरलाल धूमन वाले केस की। ओह। पंडारी के मस्तक पर आड़ी तिरछी रेखाएं हो गई। वो फाइल को खोलकर देखने लगा। ध्रुव प्रताप खामोशी से बैठा रहा। काम में वक्त तो काफ़ी लग गया। पंडारी फाइल पर नज़र गड़ाए हुए बोला, कुछ ज़्यादा ही। मजबूरी से जनाब, केस ही ऐसा टिपिकल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। यही क्या कम है कि केस सॉल्व हो गया। क्या वाकई धूमन एंड फैमिली का मर्डर हुआ था? पंडारी ने पूछा। या वो महज एक हादसा था? मिस्टर एंड मिसेस धूमन और उनकी बेटी राखी की मौत एक प्री प्लान मर्डर था। मौका मिलते ही ध्रुव चालू हो गया, जिससे राखी के हस्बैंड ने अंजाम दिया था और जिसमें मेरे पूछने का केवल इतना ही मतलब है, इस फाइल में केस की फाइनल रिपोर्ट है या अभी कुछ और बाकी है? इस केस में अब कुछ भी बाकी नहीं है रहा जनाब। ये 100% कंप्लीट फाइल है। सारे गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं मैंने। आर यू श्योर? वो उसे देखते हुए बोला। यस सर, आई एम डेड श्योर। ओके, मैं फाइल पढ़ लूँगा। पंडारी उसके बोलने से डरा। ध्रुव प्रताप ने अपने बॉस की भावना समझी। हौले से मुस्कुराया और उठकर बाहर चला गया। पंडारी के दिल दिमाग में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो चुकी थी। कई पलों तक वह यूं ही सोच में डूबा बैठा धूमन मर्डर केस की फाइल को ठकठकाता रहा। ठकठकाता रहा। फिर यकायक जैसे नींद में बड़बड़ाया, मजबूरी है, कुछ भी हो, अब तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। निश्चय करने के बाद उसने मेज़ पर रखे टेलीफोन को अपनी तरफ खींचकर उस पर एक नंबर डायल किया। मुंबई के लिए कॉल लगाओ। लाइन मिलते ही उसने अटेंडेंट को हुक्म दंदनाया। नंबर है फाइनल। फाइल में देखकर उसने कामदेव धूमन को टेलीफोन नंबर बता दिया और बेसब्री से लाइन मिलने का इंतज़ार करने लगा।